हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो ड्रामा लेके आई हूँ उसका नाम है स्केच। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर हमारे जो फीमेल लीड है उनको फ्यूचर नजर आता है। तो चलिए अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सर्जेंट ह्यू, जो कि अनकॉन्शियस होकर एक स्केच ड्रॉ कर रही होती है और कहती है कि आज किसी न किसी को मरना होगा। फिर इसके बाद हमें हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डिटेक्टिव कॉन। इतने में डिटेक्टिव को कॉल आती है जो उनसे पूछता है कि सर आप कहाँ पर हैं। डिटेक्टिव कहता है कि मैं पेयर 3 पर हूँ। वो कहता है कि हम पेयर 4 पर हैं, क्या आपको नहीं था मालूम कि पेयर 4 पर आना है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि मुझे इस बारे में पता नहीं था। तो वो कहता है कि क्या मतलब आपको पता नहीं था, क्या जब बताया गया था तब आप वहां पर नहीं थे। यहाँ पर वो सभी एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इतने में डिटेक्टिव उसे कहते हैं कि क्यों ताई, जुमिचुल एक घटिया इंसान जरूर है लेकिन वो इतना भी बेवकूफ नहीं है। तो किमताई कहता है कि आप आखिर क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आसानी से बोलिए। इतने में किमताई के पास प्रोसिक्यूटर मिन आती है जो उससे मोबाइल लेती है और डिटेक्टिव को बुलाती है। तो डिटेक्टिव कहता है कि प्रोसिक्यूटर मिन जीसू, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम कैसे निकाल लिया। तो वो कहती है कि बातें कम बनाओ और जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो डिटेक्टिव कहता है कि ठीक है, आप कहती है तो मैं बातें नहीं बनाता, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। आपको जुमिचुल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी की सारी गलत है। प्रोसिक्यूटर कहते हैं क्या ये जानकारी जानबूझ के फैलाई गई। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि आपको ये जानकारी इतनी आसानी से कैसे मिल गई कि जुमिचुल पेयर 4 से भागने वाला है। मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। प्रोसिक्यूटर मिन कहते हैं क्या तुम सही से बताओगे। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि मेरा ख्याल है जुमिचुल के बारे में हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तो हम उसे कभी भी नहीं पकड़ सकेंगे। इतने में डिटेक्टिव वहां पर बहुत सारी गाड़ियां को आते हुए देखते हैं। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि प्लीज तुम मुझे जरा सही से बताओ। तो वो कहते हैं रुकिए जरा, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। उस गाड़ी में से जूही चूल निकलता है। तो डिटेक्टिव उसकी पिक्चर लेता है और प्रोसिक्यूटर मिन को बेच देता है। प्रोसिक्यूटर मिन सारी पिक्चर्स देखती है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि मानना पड़ेगा ये जूही चूल पिक्चर्स में काफी अच्छा दिखता है ना। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि मैं तुम्हें एक बैकअप प्लान भेजती हूँ, तब तक तुम कुछ भी मत करना। तो डिटेक्टिव कहता है कि ठीक है। प्रोसिक्यूटर कहती है कि क्या तुम्हें समझ आ रही है मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये तुम्हें प्रोसिक्यूटर का ऑर्डर है। तो डिटेक्टिव कहता है कि मैं अकेला यहाँ बिना बैकअप के आखिर क्या कर लूंगा, तो जल्दी से मुझे बैकअप भेजो। बिना में यहाँ पर सर्जन यू को दिखाया जाता है जो अपनी स्केच को देखते हुए यहाँ पर पहुंच जाती है। इधर में दूसरा स्केच दिखाते हैं जिसमें एक आदमी मर चुका होता है और वो पानी के ऊपर तैरा होता है और वही जैकेट शिप में एक आदमी ने पहनी होती है। इतने में जूही चुल अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर आता है। हम देखते हैं कि दोनों ने एक ही तरह की ड्रेसिंग की होती है। जूही चुल उस आदमी को कहता है कि अपना बैंडेज निकालो। उसे समझ नहीं आती, वो कहता है कि क्या। तो जूही चुल कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आई, मैंने तुम्हें कहा है कि अपना बैंडेज निकालो। फिर वो बैंडेज निकालता है। हम देखते हैं कि दोनों ने एक ही तरह का टैटू बनवाया होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जूही चुल ने उस आदमी को पैसे दिए होते हैं कि तुम मेरी जगह पर मर जाओ, मैं तुम्हारी फैमिली को पैसे दे दूंगा। फिर जूही चुल कहता है कि न्यूज में आएगा कि जूही चुल जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मुल्क से भागते हुए वो पानी में गिर के मर गया और फिर सारे केसेस क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर मेरी जगह कोई और मर रहा होगा, ये काम अच्छा है, चलो इसे जल्दी से खत्म करो। तो वो आदमी कहता है कि अगर मैं मारा गया तो क्या तुम लोग मेरी फैमिली को 5 लाख दे दोगे। तो जूही चुल कहता है कि भरोसा रखो, भरोसा रखने वालों का नसीब साथ देता है, क्या तुमने सुना नहीं। तो वो कहता है कि हाँ मैंने सुना तो है। इतने ही में वो आदमी पानी में छलांग लगाने के लिए किनारे पर जाता है लेकिन एक दो बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उसमें कूद नहीं पाता। तो इतने में जूही चुल कहता है कि ये खुद नहीं कर पाएगा, जाओ जाके इसकी मदद करो। फिर जूही चुल के 2 आदमी उसके पास जाते हैं और उसे पकड़ हुए पानी में फेंकने लगते हैं। वो कहता है कि नहीं रुक जाओ, मैं ये खुद करता हूँ, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। इतने में डिटेक्टिव कॉन्ग आ जाते हैं, उनको कहता है कि रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो और आखिर इतने रात को ये क्या ड्रामा हो रहा है। अगर तुम लोगों को पानी इतना ही पसंद है तो खुद जाके उसमें तैरो ना, किसी और को उसमें क्यों फेंक रहे हो। तुम तब तक कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि खुद मेहनत नहीं करोगे, समझे। जूही चुल कहता है कि डिटेक्टिव कॉन्ग तुम तो बहुत ही काबिल पुलिस वाले हो, तुमने अकेले यहाँ पर आने की हिम्मत कर ली। तो डिटेक्टिव कहता है कि जूही चुल तुम मेरे साथ ज्यादा बातें मत बनाओ, इससे तुम्हारा फ्रॉड छुप नहीं जाएगा। और तो और तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि इतनी रात तुम चुपचाप यहाँ पर एक मर्डर करने के लिए आए हो और आज तुम्हें पूरा मूड बना के आया हो, तुम्हें यहाँ से मैं पकड़ कर ही लेकर जाऊंगा। तो जूही चुल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ से पकड़ कर ले जा सकते हो। इतने में डिटेक्टिव जूही चुल के आदमियों को देखते हैं और कहते हैं कि एक मिनट रुको, तुम लोगों की बंदूकें नहीं दिख रही क्या, उसे लाना भूल गए हो। फिर एक आदमी डिटेक्टिव को मारने के लिए आता है। डिटेक्टिव अपनी बंदूक निकालते हैं और कहते हैं कि तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम लोगों ने आज यही गलती कर दी कि अपनी बंदूकों की जगह ये डंडे उठाकर ले आए, लेकिन तुमने याद रखना कि मेरी बंदूक में बहुत सारी गोलियां हैं तुम सबको खत्म करने के लिए। तो जूही चुल डिटेक्टिव को कहता है कि आखिर तुम पुलिस वालों के लिए इतने वफादार क्यों हो, आखिर इसमें इतना भी क्या है, तुम एक बार फिर से सोच लो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। तो डिटेक्टिव कहता है कि अच्छा वही पैसा तुम मुझे दोगे जो तुमने मासूम लोगों को मार के लिए है। जूही चुल तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ऐसा पैसा मेरे किसी काम का नहीं। तो जूही चुल कहता है कि अच्छा ऐसा है तो ठीक है और अपने आदमी से कहता है कि मार डालो इसे। फिर डिटेक्टिव को चोट लग जाती है। तो जूही चुल कहता है कि काश तुम मेरी बात मान लेते और पैसा रख लेते। फिर डिटेक्टिव हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है कि मजा आया, मुझे तो अभी बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें आराम से हथकड़ी पहनाने का मेरा प्लान तो था ही नहीं, ये मेरा स्टाइल नहीं है।
तुम जैसे जंगली कुत्तों को कैसे ठिकाने लगाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे। फिर उन सबके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। जूही जो वहां से जाने लगता है तो डिटेक्टिव से कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे ये दो चेले रह गए हैं, इनको मारने के बाद तुम्हारी ही बारी है। फिर डिटेक्टिव जूही चुल के पीछे जाने लगते हैं। इतने में ही वो आदमी जो जूही चुल की जगह मरने वाला था वो डिटेक्टिव की तरफ बंदूक तान के खड़े हो जाता है और कहता है कि हिलना मत और ना ही तुम मेरे पास आना। डिटेक्टिव कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी बंदूक को नीचे करो, मैं एक पुलिस वाला हूँ और आखिर मैं तुम्हें तो यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर मरना ही होगा, मेरी बेटी का ऑपरेशन है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए वरना वो मर जाएगी। तो डिटेक्टिव कहता है कि ये किस पागल के मुंह लग गया मैं, और फिर उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम मर जाओगे तो उसके बाद ही तुम्हारी फैमिली को पैसे दे देंगे। तो आदमी कहता है कि आखिर इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि जरा संभल के वरना गोली चल जाएगी। इतने में ही वहाँ पर सर्जेंट यू आ जाती है और वो कहती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और क्या तुम दोनों मिलकर ये कचरा साफ करने वाले हो, लगता है यहाँ पर किसी का भी दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तो वो आदमी डिटेक्टिव से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। तो डिटेक्टिव नाम में सर हिलाता है। फिर वो आदमी सर्जन यू से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो सर्जन यू कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं एक एंजल हूँ, एंजल जो कि तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आई है। तो वो आदमी कहता है कि तुम मेरे पास मत आना, मैं बंदूक चला दूंगा। तो सर्जन यू कहती है कि देखो मुझे लगता है कि तुमने पहली बार बंदूक हाथ में पकड़ी है, बंदूक को कभी भी ऐसा नहीं पकड़ता। और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगती है पर उस आदमी की आंखों में लाइट मारती है, उसको दिखना बंद हो जाता है तो वो गोली चला देता है। गोली सर्जन यू के कान के पास से गुजरती है और सर्जन यू उसे उठा के पटक देती है। फिर वो आदमी दोबारा से बंदूक को पकड़ने लगता है तो सर्जन यू बंदूक को दूर फेंक देती है और उसे कहती है कि अब तुम आराम से जमीन पर ही लेटे रहो और खुद से कहती है कि आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। इतने में डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि तुम्हारा नहीं ख्याल कि अभी जूही चुर को पकड़ना ज्यादा जरूरी है, ना कि ये जानना कि मैं डिटेक्टिव जूही चुर के पीछे भाग जाता है। इतने में सर्जन यू देखती है कि वो आदमी पानी में कूदने लगता है तो उसके पास आती है और कहती है कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे ख्याल से अब ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम मेरे पास मत आना, मुझे आज मरना है। सर्जन यू कहती है कि मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आई हूँ, सच में। तो वो कहता है कि तुम मेरी मदद करने के लिए आई हो तो फिर मेरी बेटी का क्या तुम उसे बचा सकती हो। फिर इतने में साजिद ये उसके जैकेट को देखती है जो कि उसके स्केच से मैच करी होती है। फिर वो आदमी पानी में छलांग लगा देता है लेकिन सर्जन यू उसको पकड़ लेती है। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो कि भागते हुए जूही चुल को ढूंढ रहा होता है, जो कि उसे मिल भी जाता है और जूही चुल दूसरी बोट पर बैठ के वहां से जा रहा होता है। फिर डिटेक्टिव भागते हुए किसी तरह उस बोट में आ ही जाते हैं और बोट के किनारे को पकड़ लेते हैं। फिर हमें सार्जेंट यू को दिखाते हैं जिसने उस आदमी को पकड़ा होता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे जाने दो, मुझे आज मरना ही होगा, मुझे पैसों की जरूरत है। सार्जेंट यू कहती है कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी बेटी को कोई भी नहीं बचा सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मर के कोई बहुत महान काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ ऐसा करके अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तो वो कहता है कि फिर मुझे बताओ कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। तो सार्जेंट यू कहती है कि लड़ो, अगर तुम्हारी छोटी सी बेटी हॉस्पिटल के बेड में पड़ी मौत से लड़ रही है तो फिर तुम क्यों नहीं। तुम्हारी बेटी जीसुन को अभी डॉक्टर या पैसों की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है किसी के साथ की, कोई ऐसा जो लड़ने में उसका साथ दे। और अगर तुम अभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो और मरना चाहते हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगी, और अगर नहीं तो तुम्हें अपनी बेटी जीसुन के साथ जाकर लड़ना होगा। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो बहुत मुश्किल से रोड के ऊपर आते हैं। इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है और डिटेक्टिव को मारने लगता है। डिटेक्टिव उसे कहते हैं कि अरे क्या हुआ है, अभी तो मैं आया हूँ, मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो, आते ही तुम लड़ना शुरू हो गए, चलो चलो आ जाओ, ठीक है अब आ जाओ, अब आकर लड़ो। फिर उन दोनों के दरमियान फाइट होती है। डिटेक्टिव उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर डिटेक्टिव उसे कहते हैं कि तुमने गलती करती, रुक के तुम्हें रुकना नहीं था चाहिए। इतने में जूही चुल पीछे जाता है और डिटेक्टिव के सर पर डंडा मार देता है। फिर हमें सार्जेंट यू को दिखाते हैं, वो आदमी वहां से जाने लगता है और सार्जेंट यू फिर से अनकॉन्शियस होने लगती है स्केच बनाने के लिए। फिर जूही चुल को दिखाते हैं तो डिटेक्टिव से कहता है क्या तुमने टीवी पे एनिमल किंगडम शो देखा था, मुझे वो बहुत ही पसंद है। ये दुनिया देखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही रूल है, और क्या तुम्हें वो रूल पता है, कमजोर को मरना ही होगा और ताकतवर हमेशा राज करेंगे। जो ये नियम नहीं समझते वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। उसी तरह डिटेक्टिव, तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। डिटेक्टिव हंसने लगता है तो वो कहता है कि तुम हंस रहे हो। तो डिटेक्टिव कहता है कि तुम जिस एनिमल किंगडम की बात कर रहे हो वो एक अलग दुनिया है, वहाँ पर सारे जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तुम्हारी तरह कोई भी वहाँ पर लालची नहीं होता। और उसे तुम खुद से कंपेयर मत करो, तुम्हारे जैसे लोग कुछ भी सुन के उसे अपनी बातों के हिसाब से घुमा लेते हैं। तो चलो अब तुम नींद से जागो। तो हांचुल वो कहता है कि नींद से तो तुम जागो, तुम मेरा शिकार बनने वाले हो। तो डिटेक्टिव कहता है कि लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगे। फिर डिटेक्टिव शिप से कोई चीज उठा के उसे पानी में फेंक देता है जिसकी रस्सी हांचुल के पैर में फंस जाती है और वो भी उसके साथ ही पानी में नीचे गिर जाता है और हांचुल की यहीं पर मौत हो जाती है। फिर हमें सार्जेंट यू को दिखाते हैं जो कि स्केच ड्रॉ कर रही होती है और डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो पानी में देख रहे होते हैं और जूही चुल की बॉडी पानी में तैर रही होती है। और इसी तरह सार्जेंट यू का ये स्केच भी सच हो जाता है। फिर डिटेक्टिव के पास पुलिस पहुंच जाती है और वहाँ पर सबको अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि डिटेक्टिव के पास आता है और कहता है कि आप ठीक तो हैं। तो डिटेक्टिव कहते हैं क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं। क्योंकि कहता है कि हाँ, शिप में आपने जिन लोगों को बहुत बुरी तरह
तरह से मारा है उनके बारे में भी हम ऐसा कह सकते हैं कि वो भी ठीक होंगे या फिर नहीं। फिर डिटेक्टिव उसे कहते हैं कि वो सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने किसी लड़की को देखा और उसकी हाइट इतनी थी और उसने बैग भी पहना हुआ था? तो वो कहता है कि जूही चुल के ग्रुप में अब लड़कियां भी आने लगी हैं। तो डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, वो जूही चुल के ग्रुप में से नहीं थी। तो क्योंकि कहता है कि आखिर कोई लड़की इतनी रात को यहाँ पर क्यों आना चाहेगी? क्या आपको पक्का यकीन है कि आपने कोई भूत नहीं देखा यहाँ पर? फिर डिटेक्टिव खुद ही वहाँ से उठते हैं और शिप के अंदर जाता है। वहाँ पर उन्हें सार्जेंट ह्यू की टॉर्च मिलती है। सार्जेंट ह्यू को दिखाते हैं जो स्केच ड्रॉ कर रही होती है। डिटेक्टिव सारी शिप में सार्जेंट ह्यू को ढूंढ रहा होता है। फिर सार्जेंट ह्यू का भी स्केच कंप्लीट हो जाता है और वो अपने होश में आ जाती है। डिटेक्टिव सार्जेंट ह्यू को हर जगह ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर सार्जेंट ह्यू होती है। वो डिटेक्टिव को पटक देती है और वहाँ से जाने लगती है दरवाजा लॉक करके, लेकिन वो वहाँ पर अपना बैग भूल जाती है। फिर डिटेक्टिव किम ताई को बुलाता है और उसे कहता है कि एक जगह से निकलने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर डिटेक्टिव सार्जेंट ह्यू के स्केचबुक को देखने लगते हैं और वहाँ पर वो जूही चुल का स्केच भी देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। फिर डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन बैठकर भी सार्जेंट ह्यू के स्केचबुक को ही देख रहे होते हैं। वहाँ पर एक स्केच को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जहाँ पर एक लड़का लड़की को गले लगाए रो रहा होता है। फिर इतने में ही डिटेक्टिव के पास चिंता आता है। डिटेक्टिव कहता है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि प्रोसिक्यूटर मिंजी से यहाँ पर आई है। सर, आपके लिए बेहतर होगा कि आप उनसे माफी मांग लें। फिर डिटेक्टिव कॉन्ग प्रोसिक्यूटर मिन के पास आते हैं। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि डिटेक्टिव कॉन्ग, मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है क्या सच में? तो वो कहता है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको पहले ही बोल देता। तो डिटेक्टिव कहता है कि आप आके मुझसे इंटेरोगेशन क्यों कर रही है? मैंने तो आपका इतना ज्यादा काम आसान कर दिया है। जूही चुल के इतने ज्यादा खास आदमी मैंने आपको दे दिए हैं। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि हो गया तुम्हारा, और मेरे ख्याल से आगे बढ़ने से पहले मुझे ये पूछ लेना चाहिए कि आप बहुत ही कैजुअली बात कर रहे हैं मुझसे। तो डिटेक्टिव आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अब आपको मेरी बात करने से भी दिक्कत हो रही है और यहाँ पर अब हम बस दोनों ही है, तो और कैसे बात करूँ? तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं? तो डिटेक्टिव अपना हाथ प्रोसिक्यूटर मिन की तरफ बढ़ाते हैं। तो वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो डिटेक्टिव कहता है कि वही जो मैं बहुत देर पहले से करना चाहता था। तो डिटेक्टिव प्रोसिक्यूटर मिन को किस करने की कोशिश करता है तो प्रोसिक्यूटर मिन उसको टांग मार देती है। फिर प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि तुम ना सच में बहुत बड़े पागल हो, तुमने हमेशा अपने मन की करनी होती है, अगर तुम्हें वहां पर कुछ हो जाता तो फिर? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि क्या कोई अपने मन की को ऐसे लात मारता है? तो वो कहती है कि तुम यही डिजर्व करते हो और तुम्हें अभी और बहुत मार पड़ने वाली है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, डिटेक्टिव का तो काम ही मार खाना है मेरे ख्याल से। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि क्या तुम हमारी शादी से पहले ही मुझे विधवा बनाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कितनी फिक्र होती है? डिटेक्टिव कहता है कि सॉरी। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि अगर तुमने यही सब कुछ करना है तो तुम ऑफिस में बैठ के काम करो, तुमने तो पुलिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है ना। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि लेकिन मुझे ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है और तुम्हें फील्ड में काम करते हुए देखने का मौका मुझे नहीं गंवाना है। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि डिटेक्टिव कॉन्ग, तुम हमेशा ये सब बातें करके मुझे गुमराह करते हो, लेकिन आज तुम्हारी बातें किसी काम नहीं आएंगी। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि जब तुम मुझे कभी कोई काम करने से मना करती हो ना तो मुझे तुमसे फिर से प्यार हो जाता है। तो वो सुनकर हंसने लगती है। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि तुम हमेशा मुझे हरा देते हो ना। तो डिटेक्टिव कहता है कि आखिर इस दुनिया में तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। फिर वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि आइंदा तुम ऐसा कुछ भी मत करना, अगर तुम ऐसा कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर डिटेक्टिव प्रोसिक्यूटर मिन को किस करने लगता है। तो प्रोसिक्यूटर मिन उसे रोकती है और कहती है कि बस बहुत हुआ। तो डिटेक्टिव कहता है क्या बहुत हुआ, अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है क्या तुमने मुझ में कुछ अलग नोट किया? तो डिटेक्टिव कहते हैं तो अच्छा चलो अब देखते हैं तुम में क्या अलग है, कपड़े तो तुम्हारे वैसे ही हैं। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा नेकलेस वो नहीं है, वो जो तुम्हें मैंने खरीद के दिया था। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि नहीं वो नहीं। फिर प्रोसिक्यूटर मिन अपना हाथ सामने करती है और अपने बालों को ठीक करती है और कहती है क्या तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आ रहा? डिटेक्टिव कहता है कि हाँ समझ गया, तुम्हारे बाल, तुमने आगे से अपने बाल कटवाए हैं, यहाँ पर आधे सेंटीमीटर का फर्क नजर आ रहा है। तो प्रोसिक्यूटर मिन खुद ही अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि ये देखो। डिटेक्टिव कहता है कि ओ तो रिंग आ गई। तो कहती है कि हाँ, और ये देखो इसमें हम दोनों का नाम लिखा हुआ है। डिटेक्टिव वो रिंग देखता है तो उसको स्केच याद आ जाता है जहाँ पर एक लड़का लड़की को गले लगाए रो रहा होता है और लड़की ने उस स्केच में ऐसी ही रिंग पहनी होती है। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि तुम्हें पता है कि ये अंगूठी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। डिटेक्टिव उसको देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तो प्रोसिक्यूटर मिन कहती है क्या तुम्हें ये रिंग पसंद नहीं आई? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। फिर डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं और स्केच बुक को साथ साथ देखते हैं और उसको इंटरनेट पर सर्च भी करते हैं। देखते हैं कि सब कुछ सही से मैच कर रहा होता है। इतने में डिटेक्टिव को एक वीडियो मिलती है जहाँ पर एक कार एक्सीडेंट होता है, लेकिन सार्जेंट ह्यू भी उस कार की तरफ आ रही होती है, लेकिन सार्जेंट ह्यू के वहां पर पहुंचने से पहले ही वो कार फट जाती है और जल जाती है। फिर क्विंटन डिटेक्टिव के पास आता है और कहता है कि आपके कहने का मतलब है कि कुछ भी हादसा होने से पहले ये लड़की वहां पर पहले ही पहुंच जाती है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और क्या तुम्हें ये बात कुछ अजीब नहीं लग रही? तो क्विंटन कहता है कि हाँ, बात तो बहुत ज्यादा अजीब है। फिर डिटेक्टिव उसको एक क्लिप दिखाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा होता है, वो गाड़ी से टकराने वाला होता है। इतने में सार्जेंट जी वहां पर आती है और उसको बचा लेती है। क्विंटन कहता है कि इस एक्सीडेंट का स्केच उस बुक में भी था ना। फिर डिटेक्टिव उसको स्केच निकाल कर दिखाते हैं। क्विंटन देखता है और कहता है कि इसमें तो ड्राइवर ही नहीं है। तो डिटेक्टिव कहता है कि गौर करने वाली बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि इस लड़की को इस बारे में पहले कैसे पता चल गया और वो यहाँ पर पहले कैसे पहुंच गई। तो क्विंटन कहता है कि पता नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको सब चीजों के बारे में पहले से ही पता चल जाता हो। तो क्विंटन कहता है कि बॉस क्या आपको किसी बात पर शक है? तो डिटेक्टिव कहता है कि किस बात पर? तो वो कहता
है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उसके पास कोई खास तरह की पावर है, क्योंकि उसको सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। तो डिटेक्टिव उसको जैकेट से पकड़ते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी ही बातें करनी है तो पुलिस फोर्स से निकल जाओ और तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, चलो निकल जाओ यहाँ से। फिर डिटेक्टिव एक लड़की के पास होते हैं, हम लड़की को बताती है कि उससे मेरी तबीयत खराब थी तो वो मेरी जगह पर काम करने के लिए आए थे। डिटेक्टिव कहता है कि आपका उससे राब्ता कैसे हुआ था? वो कहती है कि मैंने ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के लिए पोस्ट की थी जिसपे उसने बहुत जल्दी से रिप्लाई किया था और उस दिन भी सभी बच्चे स्कूल के अंदर ही मौजूद थे और अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही चल रहे थे। उसने मुझे कहा था कि वो थोड़ी देर और रुकेगी और वो यहीं पर ही रुकी रही और उसने बड़ा हादसा होने से बचा भी लिया। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि आपके पास उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर होगा? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसे मैंने सेव किया था, लेकिन फिर भी रुको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। वो देखती है तो उसको नंबर मिल जाता है, वो डिटेक्टिव को दे देती है। फिर पुलिस स्टेशन आते हैं और वहाँ पे आकर सार्जेंट ह्यू को कॉल करते हैं, लेकिन सार्जेंट ह्यू उसके ठीक पीछे ही होते हैं। वो कहती है कि कौन बोल रहा है, लेकिन डिटेक्टिव उसके बात का जवाब नहीं देता और पीछे देखता है। सार्जेंट ह्यू कहती है अगर तुमने मुझे कॉल की है तो तुम्हें बोलना भी तो चाहिए। सार्जेंट ह्यू कहती है कि डिटेक्टिव कौन? मैंने ठीक कहा ना। तो डिटेक्टिव कहता है कि तुम तो वही लड़की हो। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले मुझे थैंक यू कहना चाहिए? तो डिटेक्टिव कहता है कि क्या? तो सार्जेंट ह्यू कहती है कि शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मैंने उस रात तुम्हारी जान बचाई थी। तो डिटेक्टिव को याद आता है कि उस रात जब सार्जेंट ह्यू ने उसकी जान बचाई थी। तो सार्जेंट ह्यू कहती है कि शायद मेरा कुछ सामान आपके पास रह गया है। तो डिटेक्टिव कहता है कि इस स्केच बुक में जितने भी स्केचेस हैं वो पिछले महीने के हुए के पुलिस क्राइम सीन्स के हैं। क्या तुम किसी अखबार वाले के लिए काम तो नहीं करती? सार्जेंट ह्यू कहती है कि नहीं। तो डिटेक्टिव कहता है फिर किसी न्यूज चैनल से हो? सार्जेंट ह्यू कहती है कि नहीं। तो डिटेक्टिव कहता है कि मुझे घुमा मत वरना तुम बहुत बुरा फंसोगी। तो सार्जेंट ह्यू कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे सवालों का जवाब ही दे रही थी। तो डिटेक्टिव कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो सार्जेंट ह्यू कहती है कि तुम्हें नहीं सुनना तो अच्छी बात है, जितनी बकवास हमारी पर्सनैलिटी है उतनी बकवास सुनने की हिस्ट्री। तो डिटेक्टिव अपने जेल से लेटर निकालता और कहता है कि अब अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो कुछ बुरा कर भी देता हूँ। तो सार्जेंट ह्यू कहती है कि रुक जाइए, तुम क्या कर रहे हो? तो डिटेक्टिव कहता है कि मेरे पास तुम्हारी चीज है, उसके बावजूद तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो, लगता है ये तुम्हारे इतने काम की नहीं है। तो सार्जेंट ह्यू कहती है कि अच्छा ठीक है, रुको रुको। तो डिटेक्टिव रुक जाता है और कहता है कि अपना हाथ पीछे करो। फिर वो पीछे हो जाती है। तो डिटेक्टिव कहता है कि शुरुआत से ही तुम मेरे साथ अच्छे से बात करती है, तुम्हें ये सब कुछ ना करता, तुमने ये सब करने पे मुझे मजबूर किया है। तो सार्जेंट ह्यू कहती है कि जितना आप सोच रहे हैं ये आपकी सोच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिटेक्टिव कहता है कि ऐसा भी क्या है इसमें? तो सार्जेंट ह्यू जवाब नहीं देती। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम इसका जवाब ना दो, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात का जवाब चाहिए। इस स्केच में एक औरत है और उसने अंगूठी पहनी हुई है और वो औरत मेरी मंगेतर है, मेरी उससे शादी होने वाली है। मैंने उसकी अंगूठी को कल पहली बार देखा था, तो तुमने उसका स्केच पहले ही कैसे बना लिया? तो सार्जेंट ह्यू कहती है कि डिटेक्टिव कौन, क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने भी वही अंगूठी पहनी हुई थी? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी मंगेतर है। सार्जेंट ह्यू कहती है कि उन्होंने स्केच वाली हेडिंग पहनी है, क्या आप इस बात के लिए श्योर हैं? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ। तो हमारी आज की एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।